हेलो स्टूडेंट्स, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड्स 12th का ये फर्स्ट टॉपिक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एल्काइल हैलाइड मींस हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इनको शॉर्ट में बोलते हैं एसएन रिएक्शंस, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए बोला जाता है एसएन रिएक्शंस। और जैसे कि टर्म नाम से क्लियर है कि न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा। अब यदि मैं न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शंस देखता हूँ तब देखो, एल्काइल हैलाइड में हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसका मतलब कार्बन पर रहेगा डेल्टा प्लस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब न्यूक्लियोफाइल हमने जीओसी में 3 टाइप्स के पढ़े, निगेटिवली चार्ज्ड, लोन पेयर वाला और मल्टीपल बॉन्ड वाला। मल्टीपल बॉन्ड वाला तो कंपाउंड होता है, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास दो मेन न्यूक्लियोफाइल आएंगे 12th वाले सिलेबस में, निगेटिवली चार्ज्ड और लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है NU माइनस, इसने R को इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, तो उसको X को हटाना पड़ेगा। तो R और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से X माइनस हटा दिया जाएगा। जो ग्रुप हट गया उसको हम आगे चल के क्या बोलने लगेंगे, लिविंग ग्रुप बोलने लगेंगे। ये तो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का सिंपल सा रिएक्शन है। यदि लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल होगा तब क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हेलोजन को हटाना पड़ेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तब चूंकि न्यूक्लियोफाइल वाला एटम पहले न्यूट्रल था, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए उस पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा और यहाँ से लीविंग ग्रुप को हटा दिया गया, X माइनस हट गया। अब जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आता है, हमने हमेशा बोला है कि वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाएगा और H प्लस को एक्सपेल कर दिया जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा RNU। इस तरीके से दो मैकेनिज्म लिखे जाते हैं, दो टाइप से रिएक्शन लिखा जाता है न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हैलाइड का। चूंकि हमने हेलोजन कंटेनिंग टॉपिक स्टार्ट किया, इसलिए मैं बार बार हेलोजन लिख रहा हूँ। धीरे धीरे हम जनरलाइज्ड फॉर्म में इसको लिविंग ग्रुप लिखने लग जाएंगे, जिससे कि हम इसको दूसरे टॉपिक्स में भी यूज़ कर सकें। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब हम क्या करते हैं। तो हमने क्या देखा, क्या है ऑब्जर्वेशन, कि लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उस पर प्लस आएगा, फिर वो बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाकर न्यूट्रल बनेगा। तो यदि मुझे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, आज के बाद यदि मुझे NuH टाइप का कोई भी न्यूक्लियोफाइल दिखता है तब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही H को हटा के NU माइनस लिखने वाला हूँ। देखो, मैंने मैकेनिज्म देख लिया, अभी मुझे मालूम है कि H लास्ट में हटेगा। एक्चुअली तो लास्ट में हटता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में स्पीड से आंसर लिखने के लिए हम पहले ही न्यूक्लियोफाइल से H हटा लेंगे और रिमेनिंग पोर्शन पे माइनस लगा लेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे, तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने किसी ग्रुप को, जिसको हमने लिविंग ग्रुप बोला, न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप को अपनी जगह से रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए दिस इज सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है। इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसएन रिएक्शंस बोलते हैं। अब यदि इनके एग्जाम्पल्स पे मैं बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे जाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, यहाँ पर हम क्रॉस चेक भी कर पाएंगे कि हम न्यूक्लियोफाइल को किस तरीके से पहचानते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल दो तरीके का रहेगा, निगेटिवली चार्ज या तो लोन पेयर वाला। ठीक, तो ट्राई करते हैं। फर्स्ट लिस्ट में यदि मैं देखूं तो मैंने सारे के सारे निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल लिखे हुए हैं। और यदि मुझे दिख रहा है निगेटिवली चार्ज्ड है तो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए लिविंग ग्रुप हटाना है और न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप को हटाकर जब मैं न्यूक्लियोफाइल लगाऊंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब वो प्रोडक्ट का नाम है कि वो एल्कोहल बना। यहाँ पर ROR बन जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप को OR हटाएगा। यहाँ पर RNH2 बन जाएगा, यहाँ पर RR बनेगा, और यदि H माइनस आया तो यहाँ पर बनेगा RH, और यहाँ पर RSH बन जाएगा, और यहाँ पर बनेगा RCN। इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा और ये अलग अलग टॉपिक में यूज़ भी होते हैं। सेकेंड टाइप का यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर H2O है। अब यदि मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ तो हमने क्या डिसाइड किया था कि मैं HOH ऐसा लिखूँ और मुझे क्या करना है, H हटाना है और रिमेनिंग पर OH पे माइनस लगाना है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख पाऊँगा और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH। अच्छा, मुझे मैकेनिज्म पता है, अभी रिएक्शन पूरा कंप्लीट लिख के बताया था कि जब H2O अटैक करेगा तो पहले क्या बनेगा, RH2O प्लस, फिर बाद में H प्लस एक्सपेल होगा, तब जाके ROH बनेगा।
लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं H को हटाता जाऊंगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता जाऊंगा, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा ROR, यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ प्राइमरी एमीन, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ सेकेंडरी एमीन, यहाँ पर R2NH से जो बनेगा दैट इज़, मैं क्या कर रहा हूँ, H हटाओ, रिमेनिंग पे माइनस लगाओ और R से अटैच करो, तो टोटल R कितना हो जाएगा 3। तो दिस इज टर्शरी एमीन, और हमने हॉफमैन एलिमिनेशन के टाइम पर भी देखा था, दिस इज एक्सेसिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया, एमीन वाले टॉपिक में भी आएगा। अब यदि टर्शरी एमीन आया तब क्या, यहाँ पर तो H हटाने के लिए नहीं है, तब हमें मैकेनिज्म बेस्ड आना पड़ेगा, बेसिक्स पे आना पड़ेगा। और बेसिक ये कहता है कि जब लोन पेयर अटैक करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस और नाइट्रोजन पर आएगा प्लस, और ये बन जाएगा क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम हैलाइड बन जाएगा। H होता तो मैं हटा देता, न्यूट्रल कर देता नाइट्रोजन को, H नहीं है तो इस तरीके से लिखा। सेम फॉर PS3P, PPS3, ये विटिग रिएक्शन में यूज होगा कार्बोनाइल कंपाउंड में। यहाँ पर भी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, R से बॉन्ड बनाएगा और X माइनस को हटा देगा। और चूंकि यहाँ पर H नहीं है फॉस्फोरस पे, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज लिखना पड़ेगा, मुझे पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा। मतलब हम इस तरीके से भी आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक, फिर लास्ट कैटेगरी में एक नया वेरिएशन लिखा है मैंने, ना मुझे नेगेटिव चार्ज दिख रहा, ना लोन पेयर दिख रहा है, तो मैं इसको कैसे समझूंगा। तो GOC का इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेटल ऑलवेज रिमेन्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म, मतलब Na+OH- के फॉर्म में रहेगा। मतलब कहीं पर भी यदि मुझे मेटल दिखता है तो मैं सारे बॉन्ड ब्रेक करके वहाँ पर माइनस और प्लस लगा लूँगा। तो यदि NaOH लिखा है इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इज OH-, तो प्रोडक्ट में कैसे बनाऊंगा, ROH। यहाँ पर माइनस RO- है तो प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, ROR। RMGX याद करो सोर्स ऑफ R-, इसलिए क्या बनेगा, RR। ये तो हम एल्केन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। RMGX क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RZNR क्या था, फ्रैंकलिन रिएजेंट। और इसमें क्या बनेगा, RR, इसमें भी बनेगा। R2CuLi क्या था, कोरियाउस सिंथेसिस, गिलमेन रिएजेंट, RR बनेगा। LiLH4 वॉज सोर्स ऑफ H-, रिडक्शन हमने पढ़ा था, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो RH। यहाँ पर RCU- Na+, तो जब ये माइनस अटैक करेगा तो यहाँ पर बनेगा RCUR, मतलब ईस्टर बनेगा। तो हम मेटल से रिलेटेड न्यूक्लियोफाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये टोटल मैंने 21 एग्जाम्पल्स लिखे। मैं केवल ये यकीन दिला रहा हूँ कि एसिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान होता है। हमें बस पहचान में आना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। यदि हमें न्यूक्लियोफाइल पहचान में आता है तो हम प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? तो हम रिएक्शन में और आगे बढ़ते हैं, और अब मैं रिएक्शन को शॉर्ट में लिखता हूँ इस तरीके से। देखो मैंने हेलोजन नहीं लिखा, इस बार मैंने हेलोजन की जगह पे क्या लिखा हुआ है, मैंने हेलोजन की जगह पे लिविंग ग्रुप लिख दिया है। क्यों? क्योंकि उसको तो हटना पड़ेगा। अब न्यूक्लियोफाइल मेरे पास दो टाइप के रहेंगे, माइनस और लोन पेयर वाला। लोन पेयर वाले को मैं कैसे यूज़ कर लूँगा, H हटाकर न्यूक्लियोफाइल लगा लूँगा। मैकेनिज्म लिखना है तो मैंने ऊपर लिख के बताया था। और ये डेल्टा प्लस पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटा देगा। और यहाँ से X हटाया मैंने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में, यहाँ पर मैं क्या हटाऊँगा, मैं यहाँ पर लिविंग ग्रुप पे माइनस लगाकर लिख दूंगा ऐसे, और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। इन रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, एसिन रिएक्शंस। ये एसिन रिएक्शंस हैं। अब हमें आगे पढ़ना ये है कि ये प्रोसेस कितने अलग अलग तरीके से कंप्लीट होता है, मतलब कितने तरीके से, डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट बनता है। एंड प्रेडिक्शन टुवर्ड्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म, मतलब हम मैकेनिज्म पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले कॉमन सेंस से बात करें, प्रोसेस में हो क्या रहा है। प्रोसेस में लिविंग ग्रुप को स्ट्रक्चर से अलग हटना है और न्यूक्लियोफाइल को आना है, अटैच होना है। मतलब एक लिविंग ग्रुप को जाना है और न्यूक्लियोफाइल को आना है, मतलब किसी एक प्लेस से कोई एक जा रहा है और कोई एक आ रहा है। तो ये प्रोसेस कितने तरीके से पूरी हो सकती है, ठीक? तो दो ही तरीके से पूरी हो सकती है कि जब न्यूक्लियोफाइल आए तब लिविंग ग्रुप वहाँ प्रेजेंट रहे, और दूसरा ऑप्शन कि जब न्यूक्लियोफाइल आए तब लिविंग ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट ना रहे। भाई या तो दोनों की मुलाकात होगी या तो दोनों की मुलाकात नहीं होगी, तीसरा कोई ऑप्शन होता है, पॉसिबिलिटी नहीं। इसका मतलब यहाँ पर प्रेडिक्शन दो लिखे जाते हैं। तो मैं ज़रा एक बार प्रेडिक्शन लिख कर बताऊँ, मैं भी कोई नाम नहीं लिख रहा हूँ कि कौन सा मैकेनिज्म मैं पढ़ रहा हूँ, वो धीरे धीरे हम बात करने स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे हम समझ में आ जाएगा हमें। तो जब मैं प्रेडिक्शन लिखूँ तो मेरे पास दो प्रेडिक्शन थे कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप की मुलाकात हुई और मुलाकात नहीं हुई। तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यदि मुलाकात नहीं हुई इसका मतलब जाने वाला पहले चला गया था, और पहले जाने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हेट्रोलाइसिस।
और हेटेरोलाइसिस में क्या बनते हैं, आयन पेयर्स, लीविंग ग्रुप टूटकर अलग हो गया। अब जब न्यूक्लियोफाइल आया तब R पर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था और प्लस माइनस का बॉन्ड फॉर्मेशन नॉर्मल लॉजिक है, प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। एक प्रेडिक्शन, एक मैकेनिज्म तो ये है, मुझे नहीं मालूम अभी कि ये कौन सा मैकेनिज्म है। सेकेंड प्रेडिक्शन है कि लीविंग ग्रुप पहले ना जाए, मतलब जब न्यूक्लियोफाइल आए तब लीविंग ग्रुप वहीं पर रहे, मतलब लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की मुलाकात हो। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा और लीविंग ग्रुप यहीं है तब एक प्रॉब्लम है कि लीविंग ग्रुप पर जो चार्ज है वही चार्ज न्यूक्लियोफाइल पर है, मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो ये बात धीरे धीरे आ जाएगी समझ में कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड, बैक साइड अटैक बोलते हैं इसको। खैर अभी आगे बात करते हैं कि माइनस अटैक तो प्लस पे ही करेगा ना, और प्लस पे ही करेगा तो यहाँ से लीविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, और तब जाके ये बॉन्ड बनेगा और लीविंग ग्रुप अलग लिख दिया जाएगा। तो ये दो तरीके के प्रेडिक्शन हैं, एक में लीविंग ग्रुप पहले चला गया और एक बार लीविंग ग्रुप बाद में गया। और आसान तरीके से समझना चाहें, याद रखना चाहें तो एक में मुलाकात नहीं हुई और एक में मुलाकात हुई। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, एक एक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पहला प्रेडिक्शन लेता हूँ। पहला प्रेडिक्शन मतलब जिसमें मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई का मतलब कि जानने वाला पहले चला गया था, लीविंग ग्रुप पहले चला गया। अब यदि लीविंग ग्रुप पहले चला गया, हेटेरोलाइसिस हुआ, तो क्या बना था, R प्लस और लीविंग ग्रुप माइनस बना, और फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इसके बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक। तो इस रिएक्शन को लिखा देखकर हम एलिमिनेशन के टाइम पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते थे, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, जनरली 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये हमने जीओसी में भी बात की थी। हमने बोला था कि भाई फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हेटेरोलाइसिस हुआ, कार्बोकैटाइन बनाओ। कार्बोकैटाइन क्या है, इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट सिंगल स्टेप में नहीं बनता, कम से कम 2 स्टेप लगेगा। अब जनरली लिखने का रीज़न ये है कि हो सकता है कि कार्बोकैटाइन बनने में एक से ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व हो, या हो सकता है कार्बोकैटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट हो, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, ये हम जीओसी में पढ़ चुके हैं। इसलिए जनरली 2 स्टेप मैकेनिज्म फिक्स नहीं है ये। अच्छा, यदि मैं जीओसी की बात करूं और यदि आप 2 स्टेप मैकेनिज्म का ग्राफ देखना चाहते हो तो हम ग्राफ बनाते थे कुछ ऐसे। 2 स्टेप मैकेनिज्म का ग्राफ ऐसे बनता था, और यदि ग्राफ को स्टडी करें तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में हमने लिया था R और लीविंग ग्रुप यहाँ पर लिया था। लीविंग ग्रुप हट गया तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना इंटरमीडिएट R प्लस। फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, R न्यूक्लियोफाइल बना। इस तरीके से लिखा जाता है। और ध्यान से देखें, यहाँ पर ये वाला जो स्टेप 1 है और यहाँ पर ये वाला जो स्टेप 2 है, दोनों का एनर्जी बैरियर यदि मैं देखूँ तो एनर्जी बैरियर स्टेप 1 का हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप 1 इज़ स्लोएस्ट स्टेप, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और हम जीओसी में ये देखते थे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब आरडीएस किसको बोल दें, यहाँ पे हम बोल देंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट का नाम क्या है, कार्बोकैटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस रिएक्शन। मुझे इसका नाम अभी नहीं मालूम, अभी नहीं बनाया मैंने नाम, लेकिन मैंने जनरली 2 स्टेप मैकेनिज्म इसलिए बोला क्योंकि रीअरेंजमेंट वाले केस में देखो क्या होगा। यदि मैंने कोई रिएक्शन ऐसा लिया जिसमें मैं बात करूं कि यहाँ पर आपने क्या किया, R लीविंग ग्रुप स्टार्टिंग में लिया था और लीविंग ग्रुप हटने के बाद यहाँ पर क्या बना, कार्बोकैटाइन बना। अब कार्बोकैटाइन यहाँ पर यदि रीअरेंज हो जाता है, क्योंकि कार्बोकैटाइन कैन शो रीअरेंजमेंट, तब यहाँ पर एक नया कार्बोकैटाइन बनेगा, मैं उसको R1 प्लस लिख देता हूँ। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। अब देखो इसमें लीविंग ग्रुप पहले चला गया, कार्बोकैटाइन बना, लेकिन स्टेप कितना है, स्टेप तो 3 स्टेप दिख रहा है ना। और ध्यान से देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो यही है। अब यदि तुम्हें याद हो तो हम ये जीओसी में बोलते थे कि रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो मैं लिख देता हूँ कार्बोकैटाइन, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट तो कार्बोकैटाइन है, और हम लिखते थे फॉर्म्ड। अब जरा इस बात पे गौर करना, फॉर्म्ड का मतलब देखो, रीअरेंजमेंट के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बना, लेकिन इसका फॉर्मेशन आरडीएस का पार्ट नहीं है। आरडीएस का पार्ट कौन सा है, जो कार्बोकैटाइन डायरेक्ट बनेगा ना,
जो पहले बनेगा रीअरेंजमेंट के पहले वाला कार्बोकैटाइन, वो हमेशा रेट को, रिएक्टिविटी को, लगने वाले टाइम को डिसाइड करता है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट के बाद कितना भी स्टेबल कार्बोकैटाइन क्यों ना बन जाए, वो कभी भी रेट को अफेक्ट नहीं करता। रिएक्टिविटी हम जो डायरेक्ट कार्बोकैटाइन बनता है उसके बेसिस पर ही देखते हैं। क्लियर है। अब यदि हमें ग्राफ समझ में आ गया तो हम 2 स्टेप मैकेनिज्म मानकर इस वाले ग्राफ से बातों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब यदि फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, अब फर्स्ट स्टेप यदि आरडीएस है तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, स्टेप 1 पर। तो रेट यदि इक्वेशन में लिखता हूँ काइनेटिक्स के लिए, तो मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आऊँ। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, तो स्टेप 1 में कौन था, स्टेप 1 में तो न्यूक्लियोफाइल आया ही नहीं, तो रेट ओनली डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट, केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो हमने स्टेप 2 में लिया ना, स्टेप 1 में तो था ही नहीं न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकैटाइन बनने के बाद वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वो आरडीएस का पार्ट नहीं है। तो हमने क्लियर लिखा हुआ है कि रेट इज़ फ्री फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसका मतलब ये है कि मैं न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लूँ चाहे वीक, मैं न्यूक्लियोफाइल अमाउंट में ज़्यादा लूँ या अमाउंट में लूँ कम, इस रिएक्शन के रेट पर, लगने वाले टाइम पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और चूंकि एक ही पर डिपेंड करेगा, इसलिए काइनेटिक्स में क्या लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है ना। और यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो फिर हम काउंट करते थे, जैसे हमने एलिमिनेशन में भी काउंट किया था कि रेट कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो रेट चूंकि 1 पे, एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा, मॉलिक्यूलरिटी इज 1। और बस यहीं से इस मैकेनिज्म का मुझे हेडिंग मिलेगा। क्यों, क्योंकि यदि मॉलिक्यूलरिटी इज 1 तो नाम कैसे लिखे जाते थे, हमने E1 E2 में भी ऐसे ही नाम लिखे थे। देखो एसएन रिएक्शन तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चूंकि ये मॉलिक्यूलरिटी 1 वाला केस है इसलिए ये कहलाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए हम जो फर्स्ट प्रेडिक्शन पढ़ रहे थे उस मैकेनिज्म का नाम, उस मैकेनिज्म का हेडिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा, SN1 मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। हमें ये हेडिंग पहले आइडिया नहीं था, तो एक काम करते हैं, हमने जो मैकेनिज्म स्टार्ट किया इस मैकेनिज्म का हेडिंग लिखता हूं मैं क्या, SN1 मैकेनिज्म है ये। तो ज़रा सोच लें कौन सा है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म वो है जिसमें मुलाकात नहीं होती, जिसमें लिविंग ग्रुप पहले चला जाता है, वो होती है SN1 मैकेनिज्म। और कोई तरीका है पहचानने का, SN1 मैकेनिज्म वो होती है जिसमें कार्बोकैटाइन बनता है। SN1 मैकेनिज्म वो होती है जनरली 2 स्टेप मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म वो है जिसमें न्यूक्लियोफाइल रेट को अफेक्ट नहीं करता, जो फर्स्ट ऑर्डर है। SN1 मैकेनिज्म वो है जिसका मॉलिक्यूलरिटी इज 1। क्योंकि हमें पहले हेडिंग नहीं मालूम था इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल पाते थे, अब हम ज़्यादा बोल पा रहे हैं। और यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऑब्जर्वेशन में बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हम लिख चुके हैं, ठीक, ये तो रिपीट हो गया, ठीक, ये रिपीट हो गया, ठीक है ना। फिर नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट विच कैन शो रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट हमने जीओसी में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, एक बार ज़रूर देखना आप वापस से। मिथाइल शिफ्ट, हाइड्रेट शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी, बहुत सारे तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। तो ये SN1 मैकेनिज्म के बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे हम टॉपिक में इन्वॉल्व होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम मैकेनिज्म में बहुत सारी बातें और भी इंक्लूड करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। लेकिन बेसिक में स्टार्टिंग में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख सकते थे उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको स्टार्टिंग में लिख के बता दिए, ठीक। अब मैं सेकंड प्रेडिक्शन पर आता हूँ। हालांकि मुझे नाम का आइडिया पहले से, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग में तो नाम नहीं बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन क्या था, प्रेडिक्शन ये था कि लिविंग ग्रुप पहले नहीं जाएगा, मतलब मुलाकात होगी। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब लिविंग ग्रुप वहीं पर प्रेजेंट रहेगा। अब लिविंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो R पर रहेगा डेल्टा प्लस और लिविंग ग्रुप पर रहेगा डेल्टा माइनस। अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं, अभी जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करेंगे तब भी ये लिखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड, इसको बैक साइड अटैक बोलते हैं। अभी तो मैं डायरेक्ट लिखूँ, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच तो प्लस को ही करेगा, अपोजिट चार्ज को ही, और जैसे जैसे इस R को अप्रोच करेगा लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो होता ये है कि न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे R को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करता है ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और न्यूक्लियोफाइल का चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा, पूरा बॉन्ड बन जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, तो ये R क्या करेगा, R तुरंत लिविंग ग्रुप का बॉन्ड
ब्रेक करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करेगा, लिविंग ग्रुप को एक्सपेल करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और लिविंग ग्रुप पर धीरे धीरे चार्ज बढ़ने लगेगा। मतलब इस स्ट्रक्चर में जो हमने लिखा है कि ऐसा हो रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड रप्चरिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और इसको बोला जाता है क्या, ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, टीएस बोलते हैं। और टीएस में देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्चुअली चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू लिविंग ग्रुप। चार्ज किसी एक जगह पर नहीं है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल का धीरे धीरे कम हो रहा है, लिविंग ग्रुप का चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो बॉन्ड बनना था वो पूरा बन गया और जो बॉन्ड ब्रेक होना था वो पूरा ब्रेक हो गया, तो लिविंग ग्रुप निकल गया और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन गया। इस मैकेनिज्म का नाम अभी भी मैंने पहले नहीं लिखा, धीरे धीरे हम बना लेंगे। फिर अब यदि मैं इस जो हमने मैकेनिज्म लिखा है, प्रेडिक्शन लिखा है, यदि उसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाऊं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बना, ना कार्बोकैटाइन, ना कार्बोनाइन, ना फ्री रेडिकल, ना कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन नहीं बना। इसका मतलब ये है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और हमने ऐसा E2 मैकेनिज्म में भी देखा था कि उसमें भी इंटरमीडिएट नहीं बनता था, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था। अब यदि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये बिल्कुल E2 मैकेनिज्म जैसा ही ग्राफ तो आएगा। और E2 मैकेनिज्म का ग्राफ में क्या था, या इसी में डायरेक्ट बात कर लेते हैं। आपने क्या किया, आपने न्यूक्लियोफाइल लिया और आपने सबस्ट्रेट लिया, R लिविंग ग्रुप लिया, और न्यूक्लियोफाइल ने R को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट किया। मतलब इस पीक पॉइंट पर यहाँ पर बनाते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का चार्ज कम होगा और लिविंग ग्रुप का चार्ज बढ़ेगा, और फाइनली क्या होगा, फाइनली न्यूक्लियोफाइल और R का बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ निकल जाएगा। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बनता है ट्रांजिशन स्टेट, पीक पॉइंट पर टीएस बनता है। इसका मतलब ये कंफर्म बात है, देखो टीएस का स्टेबिलिटी इस ग्राफ को अफेक्ट करेगा। टीएस यदि स्टेबल रहेगा तो ग्राफ का एनर्जी बैरियर कम रहेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग में आ जाएगा, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में, इसका नाम अभी मुझे नहीं मालूम, इसका नाम मैं बना लूँगा, लेकिन इस रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और यदि सिंगल स्टेप है, इसका मतलब इसका रेट सभी पर डिपेंड करेगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया सब पर इसका रेट डिपेंड करेगा। तो यदि मैं रेट लिखूँ, काइनेटिक्स के लिए रेट लिखूँ, तो रेट में मैं क्या लिखूँगा कि रेट डिपेंड्स अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट टू न्यूक्लियोफाइल। काइनेटिक्स की बात करें तो देखो क्लियर लिखा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है ना। अब हम बोलते थे रेट इक्वेशन को देखकर कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, मतलब ये कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो रेट इक्वेशन में देखो ये कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो क्या सबस्ट्रेट और एक कौन, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलरिटी इज 2, और बस यहीं से मुझे इस मैकेनिज्म का हेडिंग मिलेगा, इस मैकेनिज्म का नाम। हालांकि जब मैंने पहले वाले मैकेनिज्म का नाम SN1 लिखा था तभी मुझे आइडिया हो गया था कि सेकेंड वाले मैकेनिज्म का नाम SN2 मैकेनिज्म बनेगा, लेकिन मैंने पहले नहीं बताया नाम, मैं बना रहा हूँ एक्चुअल तरीके से, जिस तरीके से हम बनाते हैं मैकेनिज्म का नाम मैंने वैसे बनाया। एस फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 मॉलिक्यूलरिटी इज 2, इसलिए दिस इज बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए इस रिएक्शन का हेडिंग अब मैं लिख सकता हूँ, और इस रिएक्शन का यदि हेडिंग लिखूँ तो स्टार्टिंग में चलते हैं, और ये जो हमने प्रेडिक्शन लिखा था, इस प्रेडिक्शन का हेडिंग का नाम क्या हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म था ये। अब जरा जो हमने पॉइंट्स पढ़े, जरा अब SN2 मैकेनिज्म के लिए बोलते हैं जरा। SN2 मैकेनिज्म कौन सा है पहचानने का तरीका, पहला तरीका जिसमें कार्बोकैटाइन नहीं बनता, दूसरा तरीका जिसमें लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की मुलाकात होती है, तीसरा तरीका जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रप्चरिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। SN2 मैकेनिज्म कौन, जो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, जिसका ग्राफ ऐसे बनता है, जिसका रेट दोनों पे डिपेंड करता है, जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का है, मॉलिक्यूलरिटी इज 2, दैट्स व्हाई दैट इज SN2, ठीक है ना। अब इतने तरीके से हम पहचान सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बातों में करें, हमने देखा मैकेनिज्म में नो इंटरमीडिएट, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड,
और इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसका मतलब, इसका बात का इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट। मतलब जो हम SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाया करेंगे तो हम रीअरेंजमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस है वहीं पे लिविंग ग्रुप रहेगा, वहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वहीं से न्यूक्लियोफाइल को अटैच होना है, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें, ये बेसिक्स हैं, SN1 SN2 का इंट्रोडक्शन था ये। अब हम ज़रा बात करें तो अगला हेडिंग हम ला रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शंस, और बस यहीं से हम सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शंस। एक्चुअली SN रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो इंट्रोडक्शन है वो SN1 SN2 में यदि मैं रिकॉल कराऊँ तो SN1 कौन, जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 कौन, जो जनरली 2 स्टेप, एक से ज़्यादा स्टेप, 2 से ज़्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। SN1 कौन, जो रेट केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, जिसका काइनेटिक्स हमने क्या लिखा था, फर्स्ट ऑर्डर था। फिर मॉलिक्युलरिटी वाज 1, इसलिए तो SN1 था। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट शो करेगा। SN2 कौन, जिसमें लिविंग ग्रुप पहले नहीं गया था, जिसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की मुलाकात होती है, जो जनरली हमने क्या बोला था, ऑलवेज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, जिसमें रेट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। हमने लिखा था काइनेटिक्स में कितना लिखा था, सेकंड ऑर्डर लिखा था हमने। फिर लिखा था मॉलिक्युलरिटीज 2, और इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN रिएक्शंस। थैंक यू।